मित्रों नमस्कार। आज हम आपके सामने एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो कि बाहरी दुनिया के लोगों के सामने तो उनका पैसा बहुत बड़ा चकाचौंध जैसा दिखता है, लेकिन खुद उनकी समस्याएं कितनी गंभीर होती है इसे कोई देखने वाला नहीं है। दुनिया को लगता है कि पत्रकारिता जगत में बहुत पैसा है, जलवा है, बहुत चकाचौंध है, लेकिन वहाँ भी बहुत तरह के लोग काम करते हैं। सारे लोगों की स्थिति एक ऐसी नहीं होती है और जो लोग काम करते हैं वो उनकी हकीकत से रूबरू होते हैं। आज यह क्षेत्र ऐसा ग्लैमरस का क्षेत्र बन गया है कि हर कोई इसमें जाना चाहता है, लेकिन बिना सच्चाई से वाकिफ हुए। खैर, लोकतंत्र में मीडिया को चतुर्थ स्तंभ माना जाता है और आज़ादी के पहले से लेकर आज तक इस क्षेत्र का जलवा बरकरार है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रखंड क्षेत्र में जो रिपोर्टर होते हैं उसके सामने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वह कितनी संघर्ष से जूझते हुए न्यूज लाते हैं और उनको बदले में क्या मिलता है यह आप नहीं समझ सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पर जगदीशपुर प्रखंड, भागलपुर जिले का जगदीशपुर प्रखंड, जो कि इतिहास और भूगोल में जगदीशपुर इलाका कतरनी चावल के नाम से प्रसिद्ध रहा है, यहाँ के एक महत्वपूर्ण स्तंभ, मीडिया के चौथे स्तंभ के रूप में मिस्टर दयानंद का नाम आपने सुना होगा। और हम आज उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनको क्या समस्याएं होती है और इस क्षेत्र की स्थिति क्या है। तो हम आपको मिलाते हैं आज जगदीशपुर के प्रखंड संवाददाता दयानंद जी से। नमस्कार, आइए हम आपको मिलाते हैं दयानंद जी से। आप कितने दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं? देखिए, इस क्षेत्र में हम 12 से 13 साल से इस क्षेत्र में हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में। पत्रकारिता जगत में आने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखिए, शुरू से हम सामाजिक गतिविधि पे सहयोग करते आ रहे हैं। बचपन से मेरा लगाव रहा है समाज सेवा करने का। एक प्लेटफॉर्म लगा कि ये पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों की सेवा कर सकेंगे और हमको लगता है कि अच्छा हम सेवा कर पाएँ इस क्षेत्र से लोगों की। पत्रकारिता जगत में कोई आपका गुरु जो कि आपको जो है इस क्षेत्र में लाने का, जिसे आप श्रेय देना चाहेंगे? देखिए, इस क्षेत्र में पहले हम हिंदुस्तान में 2009 में आए, तो उस समय इस प्रखंड से काम करते थे संजय पांडे हुआ करते थे और उन्हीं से हमको प्रेरणा मिला इस अखबार में आने का और लोगों का सेवा करने का। हम संजय पांडे को इसके लिए धन्यवाद हृदय से करना चाहते हैं। इस क्षेत्र के बहुत से युवक, जिस तरह कि आपने संजय पांडे से प्रेरणा लिया, तो बहुत से युवक चाहते हैं कि आप से वो प्रेरणा लेकर वो भी पत्रकार बने। आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, हम अभी के युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि आप पत्रकारिता क्षेत्र में आने के बजाय आप कोई नया बिजनेस देखिए या फिर आप ऐसा काम करिए, ऐसा पढ़िए लिखिए कि आप कोई अधिकारी बने और कोई बिजनेसमैन बने। ये पत्रकारिता आपका कोई कैरियर का क्षेत्र नहीं है और हम तो आपको सलाह देंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आने से कोई फायदा नहीं है सिवाय इसमें विवाद का। लगता है कि जिस तरह आप बोल रहे हैं कि पत्रकारिता जगत में आने से आप किसी को रोक रहे हैं या कह रहे हैं कि ये क्षेत्र अच्छा नहीं है, ऐसा क्या अनुभव आपने इतने दिनों में किया है जो कि ऐसा आप बात बोल रहे हैं? देखिए, ऊपर से ये पत्रकारिता का दुनिया चकाचौंध लोगों के लिए है। लोग इसमें आना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि अधिकारी से उसका डायरेक्ट लगाव रहता है, नेता सम्मान करते हैं, समाज के लोग उसको सम्मान करते हैं। वास्तविक है कि सम्मान मिलेगा। सम्मान के साथ साथ आपको अब जिसके खिलाफ पे खबर लिखेंगे वो आपका विरोधी हो जाएंगे, वो आपका दुश्मन हो जाएंगे, आप उस झेल नहीं पाइएगा। और इसमें नहीं आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि आप जिस संस्थान में काम करते हैं लोगों को लगता है कि वो संस्थान इसके पक्ष में काम करेंगे, लेकिन वो संस्थान पक्ष में काम नहीं करता है। किसी भी आपका बुरा दिन आएगा तो वो संस्थान आपको सहयोग नहीं करता है। एक लंबा अनुभव आपको है, 12 साल का अनुभव पत्रकारिता जगत में। कोई ऐसा अनुभव बताइए जो कि भुलाए आप नहीं भूल पाते हैं, कोई ऐसा यादगार वाकया। देखिए, 2013 में हम दूसरे ज़िला में थे और हम इंटर का उस समय परीक्षा दे रहे थे और उस रात में 2013 का महीना था। उस रात में नक्सली हमला हुआ था गया में और इस जगदीशपुर प्रखंड के मुखेरिया गांव के एक जवान शहीद हो गए थे। तब मुझे ऑफिस में 11 बजे रात में फ़ोन आता है
जबकि मैं छुट्टी पे था। 11 बजे रात में फ़ोन आता है कि दयानंद ऐसे ऐसे घटना घट गई है, तुम्हें वहाँ जाके स्टोरी करना है। मैंने बिना सोचे समझे कि मेरा सुबह एग्ज़ाम है, मेरी कैसी तैयारी होगी, वो सोचे समझे बिना हम आ गए और स्टोरी किए। स्टोरी करके फ्रंट पेज पे खबर लगी हमारे अखबार में। और जब सुबह वापस जाने की मेरी तैयारी थी तो हम एग्ज़ाम देने नहीं जा पाए थे, लेकिन उसका खेद नहीं है, लेकिन मुझे गौरवान्वित महसूस हुआ कि मैंने उस शहीद जवान का स्टोरी किया। जगदीशपुर प्रखंड कृषि बहुल प्रखंड है और यहाँ के अधिकांश लोग कृषक से का कार्य करते हैं। ऐसे में कृषक की इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, आप उन्हें किस रूप में देखते हैं? देखिए, किसानों के लिए मेरा प्रखंड पूरे देश में सोना का चिड़िया कहलाता था एक समय में, आज से 15 साल करीब पहले। यहाँ पानी का आज़ादी था। चानन नदी प्रसिद्ध नदी है बिहार की, और उस चानन नदी में पहले 20 से 25 फीट बालू हुआ करता था। सरकार की नीति से वो बालू का अवैध खनन होते रहा, सरकार इसमें विफल रही, प्रशासन विफल रहा, और दिन प्रतिदिन बालू नदी से सारा उठ गया है। अब नदी गहराई हो गई है 15 से 20 फीट। तो अब किसानों के नदी का गहराई ज़्यादा हो गया, किसानों के खेत का लेवल ऊपर आ गया है। अब कितना भी पानी आता है नदी में तो उसके बाद किसानों के खेत तक पानी नहीं पहुंच पाता है, और किसान आज जीवनोपार्जन की समस्या पे जूझ रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी समस्या सिंचाई की रही है, और इसमें दोषी यहाँ के जनप्रतिनिधि को कहिए, यहाँ के सरकार को कहिए, यहाँ के प्रशासन को कहिए, जिसके कारण आज हमारे किसान भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इतिहास और भूगोल दोनों की दृष्टि से देखें तो जगदीशपुर का इलाका कतरनी चावल के नाम से प्रसिद्ध रहा है, ऐतिहासिक रूप से भी और भौगोलिक रूप से इसलिए कि यही वो क्षेत्र है जहाँ कतरनी का उत्पादन होता है। लेकिन आज कतरनी इस क्षेत्र से लुप्त होती जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, कतरनी का लुप्त होने का सबसे बड़ा कारण है कि ये जो इसका रोपाई और बुआई और कटाई होता है, ये आम धान के बाद होता है, और कटाई भी आम धान के बाद होता है। तो इसको पानी का सबसे बड़ा है कि इसको पानी चाहिए, और अभी नदी में पानी नहीं है, और किसानों के भी समस्या पानी का है, जिसके कारण ये विलुप्त होते जा रहा है। पानी के कारण कतरनी की जो धान है वो नहीं उपज पा रहा है। और सबसे बड़ा कतरनी का और एक सवाल है, जो कि इस कतरनी में मिलावटी के कारण आज जगदीशपुर प्रखंड का कतरनी बदनाम होते जा रहा है। प्रखंड के इर्द गिर्द आपको नदियों का जाल बिछा मिलता है। कौन कौन सी नदियां यहाँ जो है देखने को मिलती है? देखिए, इसी नदी के रहने के कारण हमारा प्रखंड सोने का चिड़िया कहलाता था। आज जो बिहार की महत्वपूर्ण नदी चानन है और हमारे प्रखंड से होते हुए गुजरी है, और उससे करीब 4-5 सहायक नदियाँ निकली हुई है। आज चानन गहरी हो गई है, जिसके कारण पानी का समस्या है। उससे सहायक नदी हमारा जगदीशपुर से निकला हुआ है, कोकरा नदी है, वो भी उसका भी स्थिति खराब होते खतरे में है, सिर्फ बालू उठाव के कारण। दूसरा है कि आप बुढ़िया नदी ले लीजिए, महत्वपूर्ण नदी है, ये पुरैनी के पास है। आप मखना के पास जाइएगा तो नाढ़ा नदी है, जो कि उसका नदी उसको नया डाँड़ के गिनती में उसको कहा जाए कि डाँड़ बन गया है। और एक और महत्वपूर्ण नदी है टुट्टा पुल, खलखलिया नदी है, जो कि सिंचाई के लिए रामबाण था किसानों के लिए। आप कहते हैं कि नदियों से बालू उठा हो गया है, वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बालू इस इलाके के कुछ लोगों के लिए हीरा साबित हुई है, इससे बहुत से लोग लाभान्वित भी हुए हैं। क्या इस संदर्भ में सच्चाई क्या है? देखिए, सच्चाई तो कुछ ना कुछ जरूर है। कुछ माफिया, कुछ ठेकेदार, ये लोग तो अरबपति बन गए, सरकार के बालू को नोच नोच के बेच बेच कर, और किसान आज भिखारी बन गए हैं, आज कंगाली के कगार पे हैं। बालू ही देन है जो किसान को आज कंगाल करते हुए जा रहे हैं। सरकार की किसान के प्रति एक और कैसी नीति है कि किसान को दुगुना लाभ का कैसे हो, इसके संदर्भ में सरकार नीति बना रही है। और वहीं अगर हम देखें तो एक और सरकार किसानों के आय दुगुनी कर रही है, तो दूसरी ओर यहाँ बालू के कारण किसानों को नुकसान हो रहा है। ये तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र के लोगों के लिए। दुर्भाग्य तो कहा जा सकता है। देखिए, केंद्र सरकार की नीति है किसान निधि योजना, जो कि हर साल उसको 6,000 रुपया महीना सरकार दे रहा है। तो मेरा मानना है, और मैंने रिसर्च भी किया है, कि
किसानों को ये निधि का लाभ मिले, 100% मिले, लेकिन सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए कि आप मजदूरों को, आप ठेला चालकों को, आप आम लोगों को इस योजना का लाभ कैसे दिला रहे हैं। इस पे सरकार जांच कराए और इस पे प्रतिबंध लगाए, जिससे सरकार का खजाना का पैसा बचे और उसी पैसा से सरकार नदी में जगह जगह चेक डैम बनाए और बोरिंग का व्यवस्था करे, सिंचाई उसके खेत तक पानी पहुँचे। आप बालू के बारे में कह रहे हैं कि ये हो गई बहुत, उनका नदियों का बहुत शोषण हुआ है, ऐसा क्यों हुआ? इस क्षेत्र के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई या प्रशासन उदासीन बना रहा? देखिए 2007 की बात करते हैं हम। 2007 में किसानों ने एक आंदोलन किया था, जब इस चानन नदी से कानून के दायरे से अधिक बालू उठाया जा रहा था, तो एक सिंघान है रजौन प्रखंड का, जहाँ से आंदोलन की चिंगारी हुआ था, किसानों ने किया था। और इस पे आंदोलन पे हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए 14 किलोमीटर तक, भागलपुर जिला के सीमा से बांका तक 14 किलोमीटर तक चानन नदी से बालू उठा पे प्रतिबंध लगा दिया था 2007 में। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही, नेताओं की लापरवाही के कारण, पुलिस के मिली भगत से माफियाओं ने सारा बालू उठा लिया 2007 से लेके आज तक। आज भी खनन जारी है उस प्रतिबंधित क्षेत्र से। अभी आप राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क में काम कर रहे हैं, इसके पहले आप हिंदुस्तान में थे, आगे और कहीं जाने के विचार है क्या? और आपको क्या लगता है कि आप जिस संस्थान में काम करते हैं वहाँ अपनी नौकरी के लिए निश्चिंतता किस प्रकार आप ऐसे अन्य लोग महसूस करते हैं, या क्या सिर्फ अनिश्चितता का नौकरी है ये? देखिए सबसे बड़ा सवाल है कि मैंने शुरू से बेबाक लिखा खबर, किसी के भी प्रति समस्या हो या किसी न्याय के प्रति या कोई लोगों की आवाज़ हो जो दब रही है, उसको उठाने के लिए मैंने बेबाक लिखा। और उसी के कारण हमको लगता है कि हिंदुस्तान मुझे छोड़ना पड़ा और मैं अभी नए अखबार में राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क में हूँ। यहाँ एक अच्छा मुझे प्लेटफॉर्म मिला है। मैं हमेशा अपने दिल से लोगों की समस्या रखता हूँ, दूसरे में जाने का तो अभी इरादा नहीं है, फिलहाल मैं इसी में काम करूँगा। पत्रकारिता से अलग हटकर अब कुछ सवाल आपसे हम करना चाहेंगे। पत्रकारिता के अलावा भी आप कुछ करते हैं क्या? देखिए पत्रकारिता से जीवन यापन आपका नहीं हो सकता है, परिवार नहीं चल सकता है। बहुत छोटा सा खाली सहयोग राशि मिलता है उससे, प्रखंड के रिपोर्टरों के लिए। उसमें कोई मासिक आपका वेतन नहीं है पत्रकारिता के क्षेत्र में, प्रखंड के रिपोर्टरों के लिए। इसके लिए मैं गौशाला चलाया करता था। उसके बाद मेरा अपना स्वीट्स का दुकान है और एक बढ़िया जैसा रेस्टोरेंट में चलाता हूँ। और भी कोई साइड से और भी कारोबार है, मैं किसान भी हूँ, खेती भी करता हूँ। आप इतने काम करते हैं, सचमुच में आप बधाई के पात्र हैं, और आपका अनुकरण क्यों न लोग युवा करें, जरूर करना चाहेंगे। आज देखते हैं समाज में सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है और लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम कम और ईर्ष्या अधिक रख रहे हैं। हर जगह, अपने पेशे में हो या कोई अन्य हो समाज में, इस तरह की भावना मुझे लगता है कि अभी समाज में ज़्यादा घट रही है। इस पर कुछ अंकुश लगे, कैसे आपकी नज़र में क्या इसका समाधान होना चाहिए? देखिए लोग आज मेहनत करना कम कर दिए हैं, मेहनत कम करते हैं। लोगों को ईर्ष्या तभी कम होगा जब लोगों के प्रति रोजगार बढ़ेगा, लोगों के मन में ये लगे, लालसा जगेगा कि हम काम करके आगे बढ़े। इस इलाके में बहुत से युवक आपको रोल मॉडल मानते हैं और आपसे प्रेरणा लेकर वे भी पत्रकार बनना चाहते हैं, आपके ऐसा पत्रकार या आपसे बेहतर पत्रकार या इस क्षेत्र में आना चाहते हैं। क्या उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? देखिए हम युवाओं से आग्रह करेंगे, आप नौकरी पेशा रोजगार के लिए मेहनत करिए। पत्रकारिता किसी का लाइफ नहीं बना सकता है, लेकिन आपका लाइफ ज़रूर बिगाड़ देगा। आप सोचते हैं कि पत्रकार बहुत बड़ा हस्ती है, लेकिन प्रखंड रिपोर्टर या जिला रिपोर्टर की भी ऐसी स्थिति है जो संस्थान जब चाहे तब उसको भगा सकती है। आपकी कोई नियमित नौकरी नहीं है पत्रकारिता। आप पत्रकारिता छोड़ के कोई दूसरा पेशा करिए, मेरा बेहतर सलाह है आप लोगों के लिए। इससे आपका करियर भी बनेगा, सामाजिक प्रतिष्ठा भी बनेगा। मुझे लगता है कि हो सकता है आप व्यक्तिगत अपने अनुभव बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह की आज चकाचौंध है और लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ मीडिया को माना जाता है,
और इतना ज़्यादा अखबार, न्यूज़ चैनल और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आज वेब पोर्टल का ज़माना है, ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में नहीं आइए? ये तो आज की वास्तविकता है। देखिए, क्षेत्र चकाचौंध है, लोगों को लगता है पर्दे की आड़ से। वो चूंकि अब आईने पे नहीं आए हैं, इस संस्थान से नहीं जुड़े हैं, इसलिए उनको ये दुनिया चकाचौंध लगता है। ये बहुत बड़ा दलदल की दुनिया है, आप इसमें ना ही घुसे तो बेहतर है। तो क्या यहाँ पर हम यह मान लें कि कहीं ना कहीं जो सत्यता आपको दिखानी पड़ती है, तो यह सत्य दुनिया का सबसे खतरनाक सत्य साबित हो जाता है? देखिए, लोगों के लिए सत्यता तो अच्छी है, लेकिन अखबार वालों के लिए, पत्रकारों के लिए, खासकर प्रखंड के रिपोर्टर के लिए ये दुनिया चकाचौंध नहीं है, ये दलदल की दुनिया है। और संस्थान शोषण करती है इसका, अखबार के संपादक शोषण करते हैं। जब चाहेंगे तब आपको कॉल करके आपको उल्टा सीधा बोलेंगे। आपकी एक खबर छूट जाती है तो उस पर आपको डांट फटकार लगाएंगे और कहेंगे कि आपको कौन पकड़ कर सुबह भगा देंगे। लेकिन जिस दिन आपकी अच्छी स्टोरी छपती है, उस दिन आपको बधाई देने वाला कोई नहीं रहता है, खास करके पब्लिक भी नहीं देगा बधाई आपको। नहीं, ऐसी बातें तो आपसे हो सकता है हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, क्योंकि अच्छे रिपोर्टरों का तो हमेशा सम्मान होते रहा है और अच्छी रिपोर्ट को जो है लोग भी पसंद करते हैं। देखिए, जो समाज के प्रति जागरूक लोग हैं, 10% लोग हैं ऐसे जो आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, लेकिन हर लोगों के लिए पत्रकारिता समझ से परे है ना। ठीक है, आप अपने अनुभव अपना व्यक्त किया, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।